हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। यदि आप बिहार बोर्ड क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए साइंस का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो कि 2025 में पूछे जाने वाला है। और 2025 में इस 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा ही। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे ढंग से समझिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और इसका पीडीएफ भी आप लोग हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करके ले लीजिएगा और अपने कॉपी पर उतार कर याद कीजिएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से आप लोग समझिएगा। 100% यह क्वेश्चन लड़ेगा, 2 से 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एग्ज़ाम अगर 2025 में आप लोग देने वाले हैं तो बढ़ते हैं एक क्वेश्चन नंबर पर। पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन है, जवाब है उत्तर, जब कोई पदार्थ अकेले ही या अन्य पदार्थ से क्रिया करके या मिलकर भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तब वह की प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति अकेले है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर कोई अन्य व्यक्ति का निर्माण करते हैं तो उस निर्माण को रासायनिक अभिक्रिया कहला जाता है। जैसे कि उदाहरण है, जैसे C+O2 से बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, 2 अलग अलग व्यक्ति मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया। दूसरा है H2+Cl2 तीर का सीन 2C2HCl, एक भी नए पदार्थ का निर्माण किया। इसका परिभाषा आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा और उदाहरण लिख दीजिएगा। लिखा है, जब कोई पदार्थ अकेले ही या अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो वह रासायनिक प्रक्रिया कहलाता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा। बढ़ते दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो उत्तर, रासायनिक अभिक्रिया के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये सब छोटी सा परिभाषा है, आप लोग याद करिएगा और अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। लंबा परिभाषा नहीं है तो आप लोगों को दिक्कत होगा। लिखा क्या है, और रासायनिक अभिक्रिया की संकेतों मतलब इशारा एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा रासायनिक समीकरण के बारे में पूछेगा तो। अब बढ़ते जाएगा क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन MVVI है। ये क्वेश्चन फर्स्ट पाली या सेकेंड पाली में पूछेगा ही। इस क्वेश्चन को आप लोग MVVI समझो। और एक क्वेश्चन तीसरा नंबर है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो उत्तर है, हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है। मतलब भोजन बनाने की एक विधि है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पत्ती में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट की मदद से वायुमंडल से CO2 लेकर तथा भूमि से जल एवं खनिज लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं। इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
हरे पेड़ पौधों के द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है। मतलब भोजन बनाने की विधि होता है, एक विधि है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब सूर्य जब उगता है ना तो उसकी प्रकाश की उपस्थिति में, पत्ती में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट, पत्ती में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। मतलब क्लोरोप्लास्ट की मदद से वायुमंडल से CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड लेकर तथा भूमि से पृथ्वी जल एवं खनिज लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं। तो इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तीसरा नंबर समझ गए आप लोग? समझ गए तो यस लिखिए, यस लिखकर कमेंट में भर दीजिए। बढ़ते चौथा क्वेश्चन की ओर। इसका उदाहरण है जैसे कि CO2 प्लस H2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल क्लोरोफिल बटा में सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनता है? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O ये बनता है। तो क्या बनाई? ग्लूकोज बनाई, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जल के मिलाकर ग्लूकोज बनाया गया है। और चौथा क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? इसका नियम को लिखें, मतलब नियम ही बताना है। यह भी क्वेश्चन MPVI है जो कि सेकेंड या फर्स्ट पाली में आएगा। तो इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और कॉपी पर उतार लीजिएगा, उतार कर आप लोग याद कीजिएगा। हम समझा दे रहे हैं। यह चित्र है, पहले परिभाषा समझा दे रहे हैं, उसके बाद बता देंगे। चित्र क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक अर्थात चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। मतलब कि जैसे कि एक आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो इसे कहते हैं किसी माध्यम, मतलब कि यह आ रहा है, इससे जा रहा है, तो इस पर आते हुए प्रकाश की किरणें जब चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो ये सब चित्र आप लोग बना दीजिएगा। अब इसको कहते हैं आपतित किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, और इसको कहते हैं आपतन कोण को आई सूचित किया जाता है। अब आपतन कोण को आई सूचित और परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। और ये दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। और ये परिभाषा बहुत छोटा है, लिखा गया है जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या लिखा है? जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं जो इस प्रकार हैं। पहला लिखा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। क्या रहता है? आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, मतलब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन कोण पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। एक ही तल में होता है मतलब एक ही जगह स्थान पर है। और दूसरा देखिए इसका नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, अर्थात साइन, अर्थात R कोण I होता है। तो होता है क्या है? ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण दोनों इक्वल होता है, मतलब कि दोनों बराबर होता है।
कहते हैं पंचमा क्वेश्चन की ओर। पंचमा क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बहुत है। सब क्वेश्चन एमपीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है, जो कि 2025 में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, समझे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इनसे भी नहीं जानेंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ कर कॉपी पर उतार कर और अच्छे से याद कीजिएगा, समझ कर, समझे। ये छठा क्वेश्चन है, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। तो जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें, तो आप लोग कॉपी को 2 भागों में बांट दीजिएगा। इस बार लिखिएगा जाइलम और इस बार लीजिएगा फ्लोएम। तो पहला मतलब कि फ्लोएम का परिभाषा मतलब कि स्टेप है, इसकी कोशिका मृत होती है, मतलब कि इसकी कोशिका जीवित नहीं होते हैं, मरा हुआ होता है। और फ्लोएम का इसकी कोशिका जीवित होती है, मतलब कि फ्लोएम का कोशिका जीवित होती है। जाइलम यह जल एवं घुलित खनिज लवणों का परिवहन करता है, मतलब कि यह जल एवं घुलित खनिज लवणों का परिवहन करता है। यह भोजन या खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, यह भोजन या खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। आप लोग 2 नंबर में जब पूछेगा ना, तो 2 से 3 मतलब कि स्टेप लिखना और छोड़ देना। यही क्वेश्चन को 5 नंबर में लिखिएगा, पूछेगा तो 5 मतलब कि स्टेप में लिखना होगा, समझे। तो इसमें है तीसरा नंबर है, इसमें परिवहन एक दिशीय दिशा में होता है, मतलब इसमें परिवहन एक दिशा में होता है। इसमें परिवहन द्विदिशीय दिशा में होता है, मतलब कि 2 दिशा में होता है, समझे। एक बार समझा दे रहे हैं। जाइलम की कोशिका मृत होती है, फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। जाइलम जल एवं घुलित खनिज लवणों का परिवहन करता है, लेकिन फ्लोएम भोजन या खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। जाइलम में परिवहन एक दिशीय दिशा में होता है, लेकिन फ्लोएम में मतलब परिवहन द्विदिशीय दिशा में होता है, मतलब कि 2 दिशा में होता है, समझे। और 7वां क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। मतलब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। तो उत्तर है, उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समानांतर किरणें, मतलब कि उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समानांतर किरणें आपतित होती है, मतलब कि आपतित होती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद यह समांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती है। मतलब जैसे कि आप देखिएगा, ये समानांतर किरणें हैं, ये समानांतर किरणें है, और अब परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिला है, सबको एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया है, तो इसे ही कहते हैं अपसारी लेंस। तो उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है, मतलब कि आपतित होती है, उससे गुजरती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद यह समानांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समानांतर किरणों को अभिसारी करती है, उत्तल लेंस को अभिसारित करते हैं। जैसे कि यह समानांतर किरणें हैं, और अपवर्तन के बाद इस मतलब कि 5 समानांतर किरणों को एक ही जगह इकट्ठा कर लेते हैं, एक ही बिंदु पर मतलब कि जाकर जमा हो जाते हैं। तो इस परावर्तन के बाद हमसे यह पता चलता है कि इसके समानांतर किरणें से मतलब कि यह स्पष्ट होता है कि यह किरणों को अभिसारी करते हैं। अभिसारी मतलब एक जगह इकट्ठा करते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे दीजिएगा। उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की किरणें समानांतर आपतित होती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद यह समानांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समानांतर किरणों को अभिसारी करते हैं। तो आप लिख लीजिएगा, लिखिएगा 2 नंबर हाथ लिख लीजिएगा। और 8वां नंबर क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यह 5 नंबर और 2 नंबर में पूछा जाता है। 8वां क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। मतलब दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं।
लिखिएगा, कई कारणों से मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब पहले या बाद में बनने लगता है, तो आँख के इस दोष को दृष्टि दोष कहा जाता है। मतलब कि कई कारणों से मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले या बाद में बनने लगता है। मतलब रेटिना से पहले या बाद में बनने लगता है, तो आँख के इस दोष को दृष्टि दोष कहा जाता है। इसका परिभाषा एक और है, जब कोई व्यक्ति को निकट या दूर की वस्तु न देखिए तो इस दोष को ही दृष्टि दोष भी कहा जाता है। इसका परिभाषा भी लिख दिए हैं। या जब किसी व्यक्ति को दूर या निकट की वस्तु को देखने में परेशानी हो। मतलब कि जब किसी व्यक्ति को दूर या निकट की वस्तु देखने में परेशानी होती है, तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। यह परिभाषा लिखिए या ये परिभाषा लिखिए, तो आप सबको लेकिन ये परिभाषा वही ठीक है। यह आसानी होता है, जब किसी व्यक्ति को दूर या निकट की वस्तु को देखने में परेशानी होती है, तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। ये प्रतिक्रिया लॉन्ग हो जाता है। देखिए, कई कारणों से मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले या बाद में बनने लगता है, तो आँख के इस दृष्टि दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। ये 8वां नंबर क्वेश्चन है। और कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकार ही पूछा है। तो दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष। जैसे कि 5 नंबर में पूछेगा दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, तो निकट दृष्टि दोष के बारे में कुछ लिखना होगा। जैसे कि किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देते हैं, मतलब कि निकट की वस्तु दिखाई नहीं देते और दूर की वस्तु दिखाई देते हैं, तो इस दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देते हैं, उल्टा निकट की वस्तु दिखाई देते हैं परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देते हैं, तो इस दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और तीसरा है जरा दूरदर्शिता दृष्टि दोष। मतलब कि बुढ़ापा होने के बाद जो बूढ़ आदमी है उसे मतलब कि दूर या निकट की वस्तु में देखने में परेशानी होती है, तो इस दृष्टि दोष को जरा दूरदर्शिता दृष्टि दोष कहा जाता है। समझे। और ये 9वां क्वेश्चन है, 9 नंबर, रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट करें। मतलब कि रक्त और लसिका में अंतर स्पष्ट करें। रुधिर को रक्त भी कहते हैं, रक्त खून। तो रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट करेंगे। रुधिर इस पार रुधिर लिख देंगे, अर्थात रक्त भी होता है। रुधिर मतलब रक्त और लसिका। तो रुधिर का रंग लाल होता है, मतलब कि खून का रंग लाल होता है, रक्त का रंग लाल होता है, लेकिन लसिका का रंग पीला होता है। इसमें कणिका मतलब खून में कणिका पाया जाता है, लेकिन लसिका में कणिका नहीं पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, मतलब कि खून में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ये 3 परिभाषा है। 2 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में पूछता है क्या लसिका और रक्त और लसिका में अंतर पता है। मतलब कि रक्त का रंग लाल होता है, लसिका का रंग पीला होता है। मतलब कि रक्त में कणिका पाया जाता है, लेकिन लसिका में कणिका नहीं पाया जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हम लोग यह क्वेश्चन हो गया। और 10वां नंबर क्वेश्चन है, 10वां नंबर नहीं है, ये 9वां क्वेश्चन है, वो 8वां क्वेश्चन था। मृतजीवी पोषण क्या है। तो इस प्रकार के पोषण में जीव मतलब कि मृतजीवी पोषण में मतलब इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपनाने तब लोग देखिए 2 mg + O2 2 mg होता है। ये क्वेश्चन होगा संतुलित रासायनिक समीकरण
क्या है? तो जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक प्रकार के तत्वों की परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। मतलब कि दोनों पक्ष में प्रत्येक प्रकार के परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। समझे? जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक प्रकार के तत्वों के परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्साइड जैसे जल होता है, जल हो गया तो संतुलित करने के लिए 2H2O प्लस O2 या एक O2 इसमें एक O2 जोड़ देंगे, हो जाएगा संतुलित। तो इधर भी एक 2 जोड़ देंगे, हो जाएगा संतुलित। तो H4 है तो इधर भी H4 है, O2 है तो इधर भी इसमें गुना करें तो O2 हो जाएगा। और इस क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। आप क्लास अच्छा लगा हो तो इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल पर इस क्लास को अच्छा लगा हो तो इस क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।